गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि आज कुछ काम चल रहा है घर पे। बीच में बहुत डिस्टर्बेंस था, आधा मैंने पहले बना लिया था, आधा छूट गया था, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ है। आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। एनीवेज, डेट है आज 13 मई 2020 और आज हम 3 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस की मात्रा भी बढ़ाऊंगी और जैसे कि आप लोगों ने कुछ सजेशंस दिए थे कि मैं आपको थोड़ा मॉडल आंसर्स दिखाऊं, तो वो वीकली कंपाइलेशन में 2-3 क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो अब आज के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पैंडेमिक हैज़ गिवन अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन मल्टीलेटरलिज्म। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एनालाइज हाउ इंडिया एंड इटली कैन प्ले अ कंबाइंड रोल टू फर्दर द मल्टीलेटरल एजेंडा। मतलब बहुपक्षवाद को मजबूत करने के लिए महामारी ने एक अनूठा अवसर दिया है। अब इस संदर्भ में हमें विश्लेषण करना है कि भारत और इटली बहुपक्षीय एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त भूमिका कैसे निभा सकते हैं। दूसरा आर्टिकल हमारा गवर्नेंस से है, पेपर नंबर 2 से है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, टेक्निकल इंटरवेंशंस लाइक जैम cater mostly to middle class citizens and lead to problem of exclusion in the BPL sector. What other steps can be taken to make cash transfers more effective? मतलब जैम जैसे तकनीकी हस्तक्षेप ज़्यादातर मध्यम वर्ग के नागरिकों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। बीपीएल वर्गों में बहिष्कार की समस्या, मतलब प्रॉब्लम ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं इसे। प्रॉब्लम ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जिसको नीड है और वो आपका सिस्टम में बेनिफिट नहीं ले पाता, तो उसको एक्सक्लूजन एरर कहा जाता है। तो ये बहिष्कार की समस्या को पैदा करता है तकनीकी हस्तक्षेप। तो इस बारे में आपको जो है क्लियर करना है, और नगद हस्तांतरण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम और क्या कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो ये दोनों जो हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हैं, ये हम अपना द हिंदू से करेंगे। और तीसरा हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 से, और इसको हम इंडियन एक्सप्रेस से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, जेंडर न्यूट्रल कंडीशनिंग एंड चाइल्डहुड इंटरवेंशंस कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग हाई लेवल्स ऑफ मेल टॉक्सिसिटी इन अवर बॉयज़ कमेंट। मतलब लिंग तटस्थ कंडीशनिंग, मतलब कि जहाँ पे लैंगिक डिफरेंसेस ना हो, ऐसी कंडीशनिंग अगर बचपन से कराई जाए और बचपन से हमारे हस्तक्षेप में लड़कों को अगर पुरुष विषाक्तता के खिलाफ उनको समझाया जाए, तो इससे जो है मेल टॉक्सिसिटी या पुरुष विषाक्तता के उच्च स्तर को आगे कम करने में मदद मिल सकती है। तो इस बारे में हमें कमेंट करना है। तो चलिए अब ये आंसर राइटिंग देख लेते हैं। इन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। तो गाइस, एक नज़र मार लेते हैं आज के एडिटोरियल्स पर द इंडियन एक्सप्रेस के, और जल्दी से इनको पढ़ के फिर हम अपना थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला, हीट द डिफरेंस। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में ये आर्ग्यू किया गया है कि जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लॉकडाउन 4 में और उससे एग्जिट करने की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो ज़्यादातर रीजनल स्पेसिफिक होनी चाहिए, रीजनल नीड्स को कैटर करती हुई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, उनके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स रेड जोन में हैं। इवन मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है रेड जोन में है, बट जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ वायरस के केसेस नहीं हैं। अब अगर पूरे स्टेट में पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम जो है लगा देते हैं और रेड जोन में बांट करके वहाँ पे पूरी रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन आ जाता है। तो ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी जानी चाहिए जिससे कि सिर्फ उस एरिया में लॉकडाउन इन्फोर्स किया जाए या कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी वहाँ लगाई जाए जहाँ पे थोड़ा सा जहाँ पर जो है केसेस ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसलिए जो है ये सारे सीएम्स ने भी यही बोला है, पार्टी एफिलिएशंस को छोड़ करके सभी ने यही बोला है कि जो जोनिंग की गई है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में, ये जो है स्टेट बेसिस पे होनी चाहिए। और डेंसली पॉपुलेटेड, ये मतलब स्टेट्स को थोड़ी आप वो दीजिए, आप स्टेट को फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए कि किस तरह से वो जो है अपना जोनिंग करें खुद से और क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस वो लगाएं, इस बेसिस पे उनको जो है फ्लेक्सिबिलिटी दी जानी चाहिए। तो ये हमारा पहला है। दूसरा बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये बिल्डिंग ट्रस्ट के बारे में है। तो हम आरोग्य सेतु के बारे में बहुत सारी जो है कंट्रोवर्सी होती रही है। एक अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई थी जहाँ पे फ्रांस के एक रेड हैट हैकर ने, सॉरी वाइट हैट हैकर ने जो है कुछ फ्लॉज बताए थे कि ये सिक्योरिटी फ्लॉज हैं, और उसको लेकर के गवर्नमेंट ने उनको फिक्स कर दिया है। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक कल गाइडलाइन इशू की थी आरोग्य सेतु को लेकर के, और गवर्नमेंट ने कहा था कि 180 दिन तक ही डेटा स्टोर किया जाएगा किसी भी पेशेंट, किसी भी पर्सन का,
और ये जो है पर्सनल डेटा नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आपका सिम्टम बेस्ड डेटा होगा और इसको जो है किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। अगर कोई डेटा को शेयर करता है तो उसके बारे में भी प्रोमिसेस हैं, तो ये एक अच्छी वो है। बट इसको अगर हमें एनफोर्स करना है तो लीगली बैकअप हमें करना चाहिए इन चीज़ों का, जिससे कि जो एक है मिसयूज़ जो है डेटा का वो प्रिवेंट किया जा सके। तो ये हमारा सेकंड आर्टिकल में दिया हुआ था। अब ये एक आर्टिकल और आपको पढ़ना है आज इंडियन एक्सप्रेस से, लिविंग विद द वायरस। तो कल जो है लव अग्रवाल जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि हमें ये सीखना है कि अब हमें वायरस के साथ रहना है, क्योंकि वायरस जल्दी जाने वाला नहीं है। तो ऐसे में अब जो फेज़ 2 होगा हमारा इस एपिडेमिक को डील करने का, वहाँ पे जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी थी वो वर्क नहीं कर रही। कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी हमेशा शॉर्ट टर्म में वर्क करती है, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तब आप घरों में लॉक करके और वायरस से जो है वायरस के भागने का वेट कर सकते हैं। बट जब वायरस यहाँ रहने वाला है तो अब होपफुली हमें उसके साथ रहना सीखना होगा और धीरे धीरे रीजन्स को जो है फ्लेक्सिबिलिटी देनी होगी, जिससे कि वो अपने हिसाब से और कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज़ को डिज़ाइन कर सकें। तो यहाँ पे पूरा वही लिखा है कि लीगल बेसिस जो है सेंटर ने जो भी दिए थे, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट जो है स्टेट्स ने फॉलो करी थी और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है सेंटर ने फॉलो करी थी और इस बेसिस पे डायरेक्टिव्स इशू करे थे स्टेट्स को। उसके बाद अगर एक कंट्री जो है बड़ी है, जहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें जहाँ पे हम ड्रिंकिंग वाटर नहीं दे पाते हैं, ऐसे में कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी में सभी लोगों तक पहुँचाना ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क और चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। क्योंकि पहली चीज़ ये है कि लोगों को फोर्स कर दिया जाता है कि जहाँ पर हैं वो वहीं रहें। तो ऐसे में जो है हम जो साइंटिफिक हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो उनको मूव नहीं करने दे रही है और जो टेस्ट है वो ग्राउंड पे हो नहीं रहे हैं। तो ऐसे में फियर और पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है। दूसरा ये कहा गया है कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी इसलिए भी फेल होनी थी इंडिया के अंदर क्योंकि यहाँ पे जो है पुअर अर्बन नेबरहुड्स हैं, मतलब नेबरहुड्स में स्लम एरियाज़ हैं। जैसे धारावी का स्लम आप देख ही रहे हैं, कितने ज़्यादा केसेस वहाँ निकल के सामने आए हैं। तो पुअर अर्बन एरियाज़ में बहुत स्लम कंडीशंस हैं, वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। एक छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो अगर वो मूव नहीं भी करेंगे तब भी जो है वायरस फैलने का खतरा जो है उधर रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो फॉलो नहीं हो सकती और इसीलिए यहाँ पे एक जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी थी इधर तो फेल होनी होनी थी। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि अब हमें करना क्या है, क्या क्या अब आगे कर सकते हैं हम। पहली चीज़ हम रीजनल पैरामीटर्स को देखें डिजीज़ के कि क्या इसकी ट्रैजेक्टरी है, कितना कम्युनिटी स्प्रेड है, कितना और इसके लिए हमें क्लिनिकल और लॉजिस्टिकल मैटर्स को सॉर्ट आउट करना होगा। टेस्टिंग हमें बढ़ानी होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जो आदमी लोगों के दिमाग में रिस्क परसेप्शन और टैबूज़ है, मतलब बहुत सारे लोग टेस्टिंग कराने इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके एरियाज़ में अगर वो मान लीजिए पॉजिटिव टेस्ट हो जाते हैं तो एक तो सोशल स्टिग्मा उनको फेस करना पड़ रहा था और दूसरी चीज़ है कि उनका पूरा एरिया जो है सील कर दिया जा रहा था। तो ऐसे में जो है पूरी सोसाइटी उनको कहीं ना कहीं स्टिग्माटाइज कर रही थी। तो ऐसे में इवन सिम्टम्स होने के बावजूद भी लोगों ने जल्दी लोग जो है अपने आप को टेस्ट कराने नहीं आए। तो ये हमें रिस्क परसेप्शन और टैबूज़ ये सारी चीज़ें क्लियर करनी होगी। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी हमारी गवर्नमेंट की अच्छी करनी होगी, जिससे कि लोग बढ़ चढ़ के इसको एज ए फियर फैक्टर की तरह ना देखें, फियर साइकोसिस ना देखें। ये ना सोचें कि बीमारी होने का मतलब मृत्यु हो ही जाएगी, बल्कि लोगों के अंदर कम्युनिकेशन बढ़ा करके उनको जो है बढ़ चढ़ के आगे आने के लिए टेस्टिंग के लिए वो करना होगा। और इवन कुछ एरियाज़ में डोर टू डोर टेस्टिंग करनी होगी, जिससे कि कम्युनिटी में टेस्टिंग को लेकर के एक फियर का जो फैक्टर है वो ख़त्म हो सके। तीसरा है हमें लॉजिस्टिक प्रिपेयर्डनेस बढ़ानी होगी, मतलब हमें हॉस्पिटल बेड्स डिस्ट्रीब्यूशन, एम्बुलेंस सर्विसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बेसिक एम्यूनिटीज़ वेलफेयर सर्विसेज, ये सारी चीज़ें हमें देनी होंगी लोगों को। और पीरियोडिक असेसमेंट भी करना होगा इसका और रीजनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाना चाहिए, जैसे कि अगर कोई भी शॉर्टफॉल है उसको तुरंत मीट आउट करना चाहिए। जैसे चाइना ने किया है, चाइना ने तुरंत जो है मैन पावर का जो भी इधर उधर की रिक्वायरमेंट थी बाकी स्टेट से भेज करके उस स्टेट की जो है रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया। तो ये चीज़ इंडिया को भी करनी होगी, जैसे कि हम प्रॉम्प्ट और करेक्टिव एक्शन कलेक्टिवली ले सकें। तो जब हम फेज़ 2 ऑफ एपिडेमिक में जैसे मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसे में स्टेट्स का जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी जो है डिज़ाइन करनी होगी, जहाँ पे साइंटिफिक और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ये हो कि लोग जो है धीरे धीरे निकलें घरों से बाहर, बट जो फियर फैक्टर है, स्टिग्मा है, वो कम हो सके। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को हम फॉलो करें और जो भी हमारे एक्शंस हों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वो
लोगों की बेनिफिट के लिए होने चाहिए, वो रेड टेपिज्म को बढ़ावा ना दें, लोगों को जो है परेशानी पैदा ना करें, लोगों के लिए सेंसिटिव होने चाहिए। और जो भी हम आगे एक्शन लें वो इक्वालिटी के बेसिस पर होना चाहिए, और मतलब साइंस लॉजिकल हमारे जो है इंटरवेंशंस होने चाहिए। उसके साथ साथ इनको हमें जो है रीजनल और वर्नाकुलर लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, जिससे कि कम्युनिकेशन हमारी इतनी क्लियर हो कि लोगों के अंदर फियर ना आए। और ये हमारे पास यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों के साथ ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं, और एज ए कलेक्टिव एफर्ट के रूप में, एज ए कलेक्टिव नेशन के रूप में हम इस जो थ्रेट है इसको मीट आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आज का आर्टिकल है, जो हम क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा था कि जेंडर टॉक्सिसिटी एक बच्चों में देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे हम क्या इंटरवेंशंस कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा एक बॉयज़ लॉकर रूम नाम से एक इंसिडेंस हुआ था, जहाँ पे 15 से 18 साल के बच्चे, और वो जो है ब्लैटेंटली काफ़ी ज़्यादा रेप जैसी जो है थ्रेट को डिस्कस कर रहे थे, फीमेल्स के फोटोग्राफ्स के ऊपर कमेंटिंग कर रहे थे। तो इस तरह की जब घटनाएं आती हैं तो इससे पूरी एक जो सोसाइटी, हमारी सोशल कॉन्शियसनेस, वो शॉक हो जाती है। और स्पेसिफिकली एज अ फीमेल हमारे लिए सोसाइटी बहुत ज़्यादा हमको अनसेफ सी फील होती है। मदर्स स्पेसिफिकली डरती हैं, और टीचर्स, उनको डर लगता है कि इस तरह की अगर सोसाइटी है तो आगे आने वाले टाइम में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, साइबर बुलिंग और ये सारी चीज़ें जो है बढ़ेंगी। और अनफॉर्चुनेटली इसका सारे का बर्न जो है फीमेल्स को ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो यहाँ से इसको हम एज ए इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं कि पेरेंट्स एंड टीचर्स नीड टू वेक अप। बहुत अच्छा ये पैराग्राफ है, इसको आप एज इट इज़ एज एन इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब इंडिया ने क्या प्रॉब्लम की है पहले से, तो हमने क्या प्रॉब्लम की है, सबसे पहले जो गलती ऐसे सोसाइटी हमने की है, ऐसे नेशन हमने की है, वो ये है कि हमने विमेन को कहा है कि आप अपने आप को कवर कीजिए और आप इनविजिबल रहिए, घर के बाहर मत निकलिए। शेम ऑफ सर्वाइवर हमने किया है, और वायलेंस को जो है हमने कहीं ना कहीं इसीलिए बढ़ावा दिया है। परपेट्रेटर्स जो है फ्री चले जाते हैं, और विमेन को जो है बैनराइज किया जाता है गुड विमेन और बैड विमेन में। अच्छी विमेन जो है बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करती हैं, और बुरी विमेन जो है आउटस्पोकन है, तो इसीलिए ऐसे और उनके खिलाफ वायलेंस करना ऐसे परमिसिबल है। एक रिसेंटली एक सर्वे भी हुआ था, वहाँ पे जो है 47% ऑफ मेन ने ये एग्री किया था कि अगर विमेन घर का काम नहीं करती है या अपने बच्चों की सेवा नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ फिजिकल वायलेंस करना एक्सेप्टेबल है। तो इस तरह का हमारा जो है सोसाइटी है, इस तरह का सोशल स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, जहाँ पे विमेन के खिलाफ वायलेंस एक एक्सेप्टेबल नॉर्म बनाया हुआ है हमने। तो ये चेंज करने की हमें ज़रूरत है। दूसरी चीज़, ये साइबर स्पेस में भी हम देखें तो ये रिफ्लेक्ट होता है। आउटस्पोकन विमेन है, उनको जो है बहुत ज़्यादा ट्रॉलिंग उनकी ऑनलाइन की जाती है, पर्सनली उनका सेक्सुअल हरासमेंट इवन ऑनलाइन किया जाता है, और उनके पास और कोई चारा नहीं होता बल्कि ग्रुप और वो कम्युनिटी छोड़ के जाना पड़ता है उनको। और प्रिपरेटर्स जो होते हैं उनको अकाउंटेबल नहीं होल्ड किया जाता, चाहे वो रेप थ्रेट्स दें, चाहे वो जोक्स बनाएं, चाहे वो उसको जो है शेमलेस फन वो बोलें, तो उसको सिर्फ ऐसे मजाक में लेकर के ऐसे ही ट्रिवलाइज कर दिया जाता है। तो बाय एंड लार्ज हमारी जो सोशल मीडिया है उसने ये एक आदत बना ली है, ट्रेंड बना लिया है, जहाँ पे ट्रॉलिंग करना एक्सेप्टेबल है, विमेन को थ्रेट देना एक्सेप्टेबल है। आप देखते होंगे ऑन ए रेगुलर नोट, आपने देखा होगा बहुत सारी इंडियन जर्नलिस्ट को, फीमेल जर्नलिस्ट को इस तरह की ट्रॉलिंग का सामना रेगुलरली करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं इसका रीज़न क्या है। पहला रीज़न है सोशल बायोलॉजी का, जो 1960s में एक दो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। एक्सपेरिमेंट भी क्या, सोशल एक्सपेरिमेंट्स थे, और वो फ्लॉड एक्सपेरिमेंट थे, जहाँ पे उन्होंने ये बोला था, एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव किया था कि टेस्टोस्टेरोन की ज़्यादा मात्रा होने से जो वायलेंट मेल एग्रेशन आता है। पर बाद में जब इनको कंट्रोल रिसर्चेस में ये स्टडी हुई, तो ये स्टडी जो है इतनी कारगर साबित नहीं हुई थी। बट इसको एज हमने जो है वॉरियर जीन के रूप में टेस्टोस्टेरोन को दिखाया है, और इसका बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो इसको दी गई मीडिया के द्वारा, और इसीलिए ये चीज़ एक एक्सेप्टेबल नॉर्म बन गई है कि बॉयज़ हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन होगा तो एग्रेशन भी ज़्यादा होगा, और ये जो है सेक्सुअली फ्यूल्ड भी होगा, तो ये चीज़ें ठीक है, चलती हैं। ये चलती है वाला जो पार्ट होता है, यही एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो वीमेन के खिलाफ जो भी वायलेंस है उसको फ्यूल करती है। अब कुछ मिथ्स भी हैं हमारे पॉपुलर कल्चर में। पहला ये मिथ है कि एजुकेटेड लड़के जो होते हैं अच्छी फैमिली से, वो ऐसे काम नहीं करते, वो जो है वीमेन को अब्यूज़ नहीं करते। पर अगर हम अपने डेटा को देखें तो एविडेंस ये दिखाता है कि जो भी सोशल प्रिविलेजेस होते हैं उससे सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आता है, और सोशल स्ट्रक्चर की वजह से, हमारी सोशल स्ट्रक्चर की वजह से
लोगों की जो बिहेवियर है बहुत कैजुअल हो जाता है, और सेक्सुअल वायलेंस को जो है एज अ प्रोडक्ट, ये सेक्सुअल वायलेंस भी इसी चीज़ का प्रोडक्ट है, कैजुअलनेस का और एंटाइटलमेंट का। अगर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हो और कैजुअलनेस हो तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल वायलेंस भी उसी चीज़ का प्रोडक्ट है। तो ये एक गलत मिथ्या है। दूसरी चीज़, हम अपने दो बहुत सारे नेताओं ने भी कहा है बॉयज़ हैं, बॉयज़ विल बी बॉयज़, या लड़के हैं, गलतियां हो ही जाती हैं। तो ये जो है ब्लेम कर देना टेस्टोस्टेरोन पे, ये भी गलत है। हाँ, टेस्टोस्टेरोन को लिंक किया गया है मेल एग्रेशन के साथ, और मेल एग्रेशन जो है हॉलमार्क होता है प्राइमेट्स का, जैसे कि चिंपैंजीज का, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, और उनके सोशल इंटरेक्शन में वायलेंस होता है फीमेल के खिलाफ और अल्फा डोमिनेंस होती है। बट एक और प्राइमेट है, बोनबॉन्स जिनको बोलते हैं, वहाँ पे फेमिनिस्ट जो है स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, और इगलिटेरियन सोसाइटी है। तो इसीलिए जो वायलेंस का आइडिया एक कह देना कि हमारे ह्यूमन मेल्स में हार्ड वायर्ड है, ये आइडिया फ्लॉड है। क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, चिंपैंजी ही नहीं, हमारे एंसेस्टर्स बॉनबोज भी हैं। तो ये कह देना कि ये हमारा जो है एज ए पार्ट ऑफ जेनेटिक्स है, ये आइडिया फ्लॉड है। बिहेवियर डिटरमाइन किया जाता है बायोलॉजी और एनवायरनमेंट दोनों से। 12,000 साल के जो हमारा कल्चर और कोग्निटिव एवोल्यूशन है, वहाँ पे हमने सोशल बिहेवियर में फीमेल के खिलाफ जो है वायलेंस किया है। तो इसीलिए ये हमारा जो बिहेवियर है, ये एनवायरनमेंट से ज़्यादा डिटरमाइंड है एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजी। बायोलॉजी का कोई इसमें रोल नहीं है, रोल हमारे एनवायरनमेंट का है, जहाँ पर हमने एक सोशल एनवायरनमेंट में मेल डोमिनेंस को ज़्यादा तवज्जो दी है। दूसरी चीज़, एडोलेसेंस को जो है ये कह देना कि एडोलेसेंट की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये भी एक कॉलसनेस है। क्योंकि अगर हमारे बच्चे, अगर यंग एज में बॉयज़ इतना कैजुअली इस तरह की अगर बात करते हैं, तो क्राइम जो विमेन के खिलाफ है आने वाली जनरेशन में, वायलेंट क्राइम्स में बढ़ोतरी देखी जाएगी। और तीसरी चीज़ ये कहना कि छोटा सा फन है, क्या फ़र्क पड़ता है, आपस में बातें कर रहे थे। तो इस चीज़ को भी हमें ट्रिवलाइज नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो वायलेंस कहना, रेप की थ्रेट्स देना, कंसेंट के बिना किसी के फोटोग्राफ्स शेयर करना, और बहुत ज़्यादा मैसो एग्रेसिज्म, जो मैस्कुलिन एग्रेशन है वो दिखाना, ये सारी चीज़ें सिर्फ जो है ट्रिवियल नहीं है, ये सारी चीज़ें सीरियस हैं और इनको सीरियसली डील करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, अब हम क्या कर सकते हैं एज ए पेरेंट, एज अ टीचर, हम क्या कर सकते हैं? तो पहली चीज़ ये है कि इन सारी चीज़ों को हम जो भी डेविएंट्स हैं उनको अदर करके और उनको पनिश करके मूव ऑन नहीं कर सकते। क्योंकि ये चीज़ अब क्लियर है कि हमारी सोसाइटी में काफ़ी डीपली ये परकोलेट कर चुकी है। कल को, आज वो कुछ बॉयज़ थे, कल को हमारी फैमिलीज़ के भी बॉयज़ इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमें जो है इस चीज़ के लिए सीरियस होना होगा, और यहाँ पे हमें कुछ लेसन्स लर्न करके 2 अप्रोचेस यूज़ करनी होंगी। पहली अप्रोच ये है कि स्कूल के करिकुलम में अर्जेंटली इन चीज़ों को हमें एड्रेस करना होगा। साइबर बुलिंग के लेसन्स, जेंडर सेंसिटाइजेशन लेसन्स हमें देने होंगे बच्चों को। जेंडर अब्यूज़ की वर्कशॉप्स करानी होंगी पेरेंट्स की, टीचर्स की और स्टूडेंट्स की रेगुलरली, जिससे कि बच्चों को बचपन से ही ये एक कंडीशनिंग दी जा सके कि ये फीमेल्स के खिलाफ कुछ भी बोलना करना। बच्चों को, बॉयज़ को ही सिखाया जाए, गर्ल्स को ये ना बोला जाए कि आप बाहर ना निकलो, बॉयज़ को ये सिखाया जाए कि उनको रेप नहीं करना है। तो ये हमें लेसन्स बचपन से देने हैं। और बॉयज़ को जो है बॉयज़ के पेरेंट्स को सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ख़त्म करना होगा। जैसे घर में होता है ना, बेटा है और बेटी है, तो यहाँ पे बेटे को ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए जाती हैं फैमिली के द्वारा। वो अगर काम नहीं भी करेगा तो चलेगा, उसको जो है बोल दिया जाता है कि ये तो लड़का है, और फीमेल को उसके मुंह पे बोला जाता है ये तुम्हारा काम है, तुम करो। तो ये सब चीज़ें हमें ख़त्म करनी होगी, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ख़त्म करना होगा। जेंडर बेसिस पे जो हम कंडीशनिंग करते हैं बॉयज़ की, वो ख़त्म करनी होगी, जिससे कि और उसके जिससे कि हमारे बॉयज़ में शुरू से ही जेंडर डिफरेंसेस ना आए। दूसरी चीज़, हमें पेरेंट्स को जो है लीड बाय एग्जांपल करना होगा। घर में अगर मेल और फीमेल के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, जहाँ पे एक जेंडर दूसरे जेंडर को जो है डोमिनेट करता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बच्चों की साइकोलॉजी में, साइकी में इंक्लूड हो जाती हैं, उनके बिहेवियरल कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें इनग्रेन कर जाती हैं कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे हमें स्टीरियोटाइपिंग ख़त्म करनी होगी, हायरार्की जो फैमिली में होती है वो ख़त्म करनी होगी, और दूसरे की जो जेंडर की पोजीशनिंग जो है, फीमेल और फीमेल की, जो हस्बैंड और वाइफ की इक्वल पोजीशनिंग करनी होगी, इक्वालिटी लानी होगी, जिससे कि बॉयज़ के अंदर भी वो इक्वालिटी आ सके। तो ये एक्शन हमें अभी करना है। हमें पॉलिसी मेकर्स को नच करना है, स्कूल्स को नच करना है, जिससे कि हमारे बच्चे जेंडर इक्वल एजुकेशन अब शुरू से ही ले सकें, और एक नॉलेज और कल्चरलेबल सोसाइटी, नॉलेजफुल और कल्चरलेबल सोसाइटी हमारी बने, जहाँ पे इक्वल जो है सेफ्टी हो मेल्स और फीमेल्स दोनों।
तो गाइस पहला आर्टिकल जो आज हमें देखना है, जिससे हम आंसर नंबर 1 बनाएंगे, वो है आंसर नंबर 2 बनाएंगे, वो है आपका गेटिंग कैश ट्रांसफर्स आउट ऑफ जैम। तो जैम वाले क्वेश्चन को हमने देख लिया था, उसका आंसर हम यहाँ से डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, जैम ट्रिनिटी, अगर हम 2015 बात करें जैम की, तो जैम की को ट्रिनिटी के रूप में कहा गया था। ट्रिनिटी आपको पता ही होगा, त्रिदेव, ठीक है। तो या तिगाड़ा, इसको हम ट्रिनिटी बोलते हैं। तो जनधन आधार मोबाइल को काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट और ड्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में लाया गया था। 2015 का जो इकोनॉमिक सर्वे का एक चैप्टर नंबर 3 था, वॉल्यूम 1 का, उसमें कहा गया था, उस चैप्टर का नाम ही था वाइपिंग एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, मतलब हर आंख से हर आंसू को पहुंचेंगे, और जैम सॉल्यूशन, द जैम ट्रिनिटी सॉल्यूशन, और इसके लिए हम जैम का सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। तो इसको जो है फाइनली इस चैप्टर में ये कंक्लूड किया गया था कि ये वो निर्वाणा की है जिसकी हम जिसकी हमें आज तक वो था, जिसकी आज तक हमें वेट कर रहे थे, और शायद निर्वाणा पास में ही है। जैम को की वर्च्यूज़ को काफ़ी प्रेज़ किया था 2016 की इकोनॉमिक सर्वे में भी, और सब्सिक्वेंटली जैम को एज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में यूज़ किया जा रहा है। कई बार यूज़ किया गया है कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र सीबीटी करने के लिए या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के लिए, तो जैम का उपयोग किया गया है। अब देखिए, ये एक इल्यूजन था और ये फेड हो रहा है। इल्यूजन मतलब होता है ना भ्रम, और भ्रम का टूट जाना, तो ये भ्रम जैसा था और धीरे धीरे ये टूटता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, तो जैम का रियली प्रैक्टिकल अगर टर्म्स में बात करें, तो ओरिजिनली इसको जो है 2015 में दो सॉल्यूशंस इसकी दी गई थी, कि मतलब जैम को यूज़ करके हम दो काम कर सकते हैं। पहला काम हम मोबाइल बैंकिंग करेंगे, जो आप आज काफ़ी जो है प्रेवलेंट भी है, और दूसरा जो है इनको हम पोस्ट ऑफिस पेमेंट के लिए यूज़ करेंगे। अब देखिए, मोबाइल बैंकिंग कौन यूज़ करेगा? बेसिकली मोबाइल बैंकिंग वो यूज़ कर पाएगा जिसको थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, मिडिल क्लास सेक्शंस बहुत अच्छे से मोबाइल बैंकिंग कर भी रहे हैं और वो कर भी पाएंगे। बट अगर हम पोस्ट ऑफिस बैंकिंग की बात करें, तो पोस्ट ऑफिस पेमेंट्स में ज़्यादातर आपके पोस्ट ऑफिस होते भी रूरल एरियाज़ में हैं, और पोस्ट ऑफिस बैंकिंग की सुविधा भी रूरल एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो पोस्ट ऑफिस बैंकिंग को अगर हम बढ़ाते हैं, तो इससे जो है रूरल एरियाज़ में भी पहुँच पड़ेगी। बट पोस्ट ऑफिस बैंकिंग किसी न किसी कारण से जो है इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, और ये ज़्यादा नहीं चल पाई। जो आपका मोबाइल बैंकिंग थी, इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था। यूपीआई, और आपने देखा होगा मोबाइल बैंकिंग, फिर आपके कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग, ये सारी चीज़ें काफ़ी डेवलप हुई हैं पिछले 3-4 साल में अगर आप देखेंगे तो। 2017 में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने ये प्रेडिक्ट किया था कि जो जैम को यूज़ करके कैश ट्रांसफ़र जो है, बाकी का जितना भी पेरिफेरल है, जैसे कि एटीएम हो गए और बाकी आपकी पॉइंट ऑफ सोर्स मशीन्स हो गई, ये सब बेकार हो जाएंगी, क्योंकि लोग जो है 30 सेकेंड में अपने हाथों से जो है कैश ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हालांकि हो भी रहा है, बट ये बेसिकली कौन कर पा रहा है? इसको करने के लिए सक्षम कौन है? इसको करने के लिए आपके मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ सोसाइटी और हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये ज़्यादा सक्षम है। पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ये अभी भी एज अ यूजलेस टूल, जो होता है ना कि अमीरों के सारे काम होते हैं, ये उस तरह से जो है लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन चीज़ों को देखती हैं। ना तो उनको समझ आती है इन चीज़ों की, और ना ही वो इसको यूज़ करने में ज़्यादा अपना ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस फ्रॉड के भी आते रहते हैं, तो वो इतना ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। जैम की इंटॉक्सिकेशन की ये हाइट थी जब जैम को यूज़ करके यूनिवर्सल बेसिक इनकम का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, और ये कहा गया था कि इंडिया आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए तैयार है, क्योंकि हम जो है जैम की ट्रिनिटी को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। तो सबके पास जो है जनधन भी है, अकाउंट है, सबके पास आधार है, सबके पास मोबाइल नंबर है। अब इन मोबाइल नंबर को जो है हम आधार के साथ पोर्टेबल करा के, मतलब आधार नंबर ना देने की जगह मोबाइल नंबर आप दीजिए सीधे, वो आपके आधार से लिंक होगा, आधार आपका जनधन अकाउंट से लिंक्ड है, और सीधे सीधे मोबाइल नंबर से आप पैसा जनधन अकाउंट में डाल सकते हैं। तो ये एक इस तरह से हमने पनेसिया की तरह ढूंढा था, या एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की थी यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए। अब शायद कोरोना वायरस ने इस बबल को,
ये जो जैम की ट्रिनिटी हो रही थी और जो आपका पॉलिसी मेकर्स के हाथ दिमाग में जैम एज ए पेनेसिया के रूप में आ रहा था, जैम एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में आ रहा था, ये बबल कोरोना वायरस के पैंडेमिक ने तोड़ दिया है। तो देखिए कैसे कि शुरुआत में अगर आप बात करेंगे मार्च में, जब 31 मार्च को आपका इकोनॉमिक पैकेज डिज़ाइन किया गया था, पैकेज नंबर 1 निर्मला सीतारमन जी ने डिज़ाइन किया था, वहाँ पे जैम को जो है प्रोमिनेंट पोजीशन दी गई थी। जनधन अकाउंट को एटलीस्ट बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन दी गई थी। फीमेल के जितने भी जनधन अकाउंट होल्डर्स हैं उनको 500 रुपये ट्रांसफ़र की बात की गई थी। तो शुरू में हमने देखा, अर्ली डेज ऑफ क्राइसिस में हमने देखा कि जैम को इन्वोक किया गया था रिलीफ के लिए यूज़ करने वाले मेजर के रूप में, और कैश ट्रांसफ़र के लिए जैम का यूसेज किया गया था। बट जब प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जब कैश ट्रांसफ़र किए गए, तब इसकी प्रॉब्लम्स अब हमारे सामने उजागर हुई हैं। देखिए जैम एक फैंसी डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो प्रिविलेज के लिए है, ये पुअर लोगों की सोच है। और बीपीएल सेक्शन ये थंब बेस्ड या थंब इन 30 सेकेंड इस वाले मेथड पे बिलीव नहीं करता। वो आज भी पिलर टू पोस्ट इधर से उधर दौड़ते रहते हैं अपना कैश कलेक्शन के लिए, और यूजुअली वो या तो बैंक से कलेक्ट करते हैं या बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स के थ्रू कैश को कलेक्ट करते हैं। इसीलिए हमने देखा है कि अभी लॉकडाउन होने के बावजूद भी बैंक जब खुले हुए हैं तो बैंकों के आगे बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं। लोग पैसा विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं अपने जनधन अकाउंट से, और ये लाइंस इस चीज़ का सूचक है कि जो हमने एक कोशिश की थी डिजिटल पेमेंट्स की या डिजिटल विड्रॉल की, वो शायद ऑन ग्राउंड इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, एटलीस्ट एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में इतनी सक्सेसफुल नहीं है। जैम एक तरीका है सोचने का। दूसरी चीज़ हम ये देखें कि जैम ये जनधन अकाउंट में जो कैश ट्रांसफ़र हुए 500 रुपये के, ये कितने सक्सेसफुल हैं। तो इसके लिए हमें कंपेयर करना होगा जनधन अकाउंट्स को बाकी अगर हम कैश ट्रांसफ़र की स्कीम्स से कंपेयर करें, और तब देखें कि कौन कितना इफेक्टिव है, तभी हम एक ये कंपेयर कर पाएंगे कि जैम का क्या यूसेज रहा। तो रूरल एरियाज़ में एक और तरीका हो सकता था जहाँ से हम कैश ट्रांसफ़र कर सकते थे, और वो था नरेगा जॉब कार्ड। अब देखिए नरेगा जॉब कार्ड को अगर आप जैम से कंपेयर करें, ऑलमोस्ट 14 करोड़ नरेगा जॉब कार्ड्स हैं और 12 करोड़ जो है फीमेल के जैम अकाउंट्स हैं। हम ये फीमेल्स की बात कर रहे हैं, तो फीमेल के 14 करोड़ जो है आपके नरेगा अकाउंट्स हैं और 12 करोड़ आपके जैम हैं। तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सक्लूजन नहीं है। बट अगर हम बात करें इसकी बात करें कैश रिलीफ की, तो जनधन अकाउंट के अप्रोच में थोड़ी सी कमियां आती हैं। तो क्या क्या कमी है? पहली कमी जो आती है जनधन अकाउंट में, वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है। देखिए नरेगा का जो जॉब अकाउंट होता है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि ये विलेज में बनता है, विलेज में सब लोग जानते हैं एक दूसरे को, तो वहाँ जो है प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, एक्चुअल जो है जॉब कार्ड्स बने हुए हैं। दूसरे साइड में अगर आप कंपेयर करें जनधन अकाउंट से, तो जनधन अकाउंट जब खुले थे तो बैंक्स के ऊपर प्रेशर था टारगेट मीट करने का। टारगेट मीट करने के प्रेशर की वजह से उन्होंने बहुत सारे जो है फर्जी अकाउंट भी खोल दिए थे, डुप्लीकेट्स अकाउंट्स खुले हुए हैं। एक पर्सन ने 2 अलग अलग बैंक्स में जनधन अकाउंट खुलाए हुए हैं। उसके अलावा आधार नंबर्स को जो है सीड कर दिया है बिना किसी सेफ गार्ड के। इसी तरह से बहुत सारे जनधन अकाउंट, ऑलमोस्ट 40% बात करें तो वो डॉर्मेंट अकाउंट्स हैं, और कई सारे लोगों ने KYC को के नॉर्म्स को नहीं फुलफिल किया था, तो उनके अकाउंट को जो है बंद कर दिया गया था बैंक्स के द्वारा। तो इसीलिए ये जो अकाउंट की बात करते हैं, जनधन अकाउंट की हम बात करें, तो जनधन अकाउंट ऑन पेपर तो 12 करोड़ हैं, बट इसमें से इफेक्टिव कितने हैं वो एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक जो हम अगर जनधन की बात करें तो वो लेस ट्रांसपेरेंट अकाउंट है एज कम्पेयर टू नरेगा कार्ड्स जो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो ये एक पहली प्रॉब्लम हुई। दूसरी प्रॉब्लम जो कैश ट्रांसफ़र ऑफ जनधन अकाउंट से बात करें, तो यहाँ पे एक्सक्लूजन एरर आ जाती है। वो पुअर एडल्ट वीमेन जिनके पास जनधन अकाउंट नहीं है और जिनके पास जनधन अकाउंट है, उनका कहना है कि बहुत सारी वीमेन को जो है एक्सक्लूड कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास आधार नहीं है, और आधार जो है लिंक होना ज़रूरी है बैंक अकाउंट से। तो आधार की कमी की वजह से जनधन अकाउंट से एक्सक्लूजन हो जा रहा है, वो अकाउंट बंद हो चुके हैं। ऐसे एक स्टडी की गई थी, येल की स्टडी की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि आधे से ज़्यादा जो पुअर एडल्ट विमेन हैं उनके पास जनधन अकाउंट नहीं है। ये स्टडी जो है, दूसरी स्टडी कंडक्ट की गई थी डेलबर्ग स्टडी के साथ कंसिस्टेंट है। उसने भी ये स्टडी की थी 10 स्टेट्स में, और ये देखा था कि जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं उसमें कम से कम एक एडल्ट फीमेल के पास जनधन अकाउंट नहीं है, मतलब
मतलब टोटल 57% के पास अकाउंट है, 43% फीमेल्स के पास अकाउंट नहीं था। तो ये जो 43% पॉपुलेशन है जिसके पास जनधन अकाउंट नहीं है, ये सीधे सीधे एक्सक्लूड हो गई, क्योंकि पैसा तो सीधे जनधन अकाउंट में आएगा। तो ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई। तीसरी, अगर हम नरेगा से इसको कंपेयर करें तो नरेगा का कवरेज ज़्यादा है, क्योंकि नरेगा के थ्रू हम जो है सोशल सिक्योरिटी पेंशन भी देते हैं, और इसीलिए यहाँ से जो है एक्सक्लूजन की एरर कम हो जाती है। ये नरेगा जॉब कार्ड्स काफ़ी पुराना ओल्ड स्ट्रक्चर है, तो जितनी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो चुकी हैं। वहाँ का एक ऑलरेडी पैरेलल स्ट्रक्चर बना हुआ था, प्रॉब्लम्स उसमें सॉल्व हो चुकी हैं, ट्रांसपेरेंसी का इशू नहीं है, तो नरेगा अकाउंट को हम यूज़ कर सकते थे, नरेगा के जॉब कार्ड्स को हम यूज़ कर सकते थे। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें, तीसरा जो बात करते हैं हम, तीसरा जो एरर है, तीसरी जो प्रॉब्लम है जनधन अकाउंट में या जनधन अकाउंट को यूज़ करने में, वो प्रॉब्लम है आपकी इंक्लूजन एरर की। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंक्लूड नहीं होने चाहिए, बट उनका जनधन अकाउंट है तो वो इंक्लूड हो जाते हैं एज ए बेनिफिशियरी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी मिडिल क्लास फीमेल्स ने अपने जो है जनधन अकाउंट खुलवा लिए थे। अब क्योंकि वो जनधन अकाउंट होल्डर है, तो इसीलिए फीमेल है, तो इसीलिए उनको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स को 500 रुपये रिलीफ मनी के उनके जनधन अकाउंट में पहुंच गए हैं। तो 3 एरर्स हमने देखी जनधन अकाउंट को यूज़ करने की। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो सॉल्यूशन जो है हम नरेगा कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं जनधन अकाउंट की जगह। देखिए, प्रॉब्लम्स जो नरेगा कार्ड में भी होंगी, वहाँ पे डिले आएगा, रिजेक्शन हो जाएंगे कुछ कार्ड्स के, कुछ ब्लॉक हो जाएंगे या डाइवर्टेड पेमेंट्स होंगे, जैसे नरेगा में होते रहते हैं। बट ये जो अगर आप बात करें नरेगा के इन प्रॉब्लम्स की, तो ये प्रॉब्लम आप कोई भी कैश ट्रांसफ़र करेंगे वहाँ पे डायरेक्शन होगा ही होगा, डिले होगा ही होगा, रिजेक्शन होगा ही होगा। तो बहुत फ्यू जो परसेंटेज होगा, बहुत छोटा परसेंटेज होगा, वो एक्सक्लूड हो सकता है। बट दोनों अगर हम बात करें, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है और दोनों में ही ग्लिचेस होती हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दोनों में फेस की जाएंगी। बट नरेगा कार्ड अब जनधन से बेटर है, क्योंकि ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और ये बहुत सारे लोगों की, इसकी कवरेज भी ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है, तो इसीलिए और दूसरी चीज़ है, अगर नरेगा के थ्रू हमें कार्ड के थ्रू पैसा नहीं आया अकाउंट में, तो हम क्या कर सकते हैं, नरेगा जॉब कार्ड होल्डर की सारी लिस्ट रहती है विलेजेस में, तो वहाँ से हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आपको इस आर्टिकल में लिखना है। वे फॉरवर्ड में आपको नरेगा का देना है कि नरेगा के जॉब कार्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ हम उनको, अगर उनमें प्रॉब्लम आती है, नहीं मिल पाता है, तो कैश इन हैंड भी दिया जा सकता है और नरेगा जॉब कार्ड होल्डर्स को। तो कई इस वाले आर्टिकल से जो हमें टेक अवे मिले हैं, अगर उसको हम फ्लो चार्ट में देखते हैं, तो क्या हमारा जो क्वेश्चन था वो था जैम इंटरवेंशन, वो एज ए इमरजेंसी रिलीफ, उसका हमें क्रिटिक देना था। तो प्रॉब्लम्स क्या हैं जैम इंटरवेंशन में? पहली चीज़, प्रॉब्लम ऑफ एक्सक्लूजन, मतलब जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है वो एक्सक्लूड हो जाता है, क्योंकि उसके पास आधार नहीं है या फिर कोई और फैक्टर नहीं है। हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 57% एडल्ट फीमेल्स के पास है, 43% जो फीमेल्स हैं वो एक्सक्लूड हो जाती हैं। दूसरा हमने देखा था इंक्लूजन ऑफ नॉन बेनिफिशरीज, जो मिडिल क्लास के बेनिफिशरीज हैं उन्होंने भी जनधन अकाउंट खुलाए हुए हैं, तो इसीलिए वो बेनिफिट ले जाते हैं। तीसरा हमने देखा था जनधन अकाउंट खुलाते समय काफ़ी मेस हुई थी बैंकिंग की तरफ, सेक्टर की तरफ से, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जनधन अकाउंट्स में हमें क्लीन अप करने की ज़रूरत है। अब इसके सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी रिलीफ के लिए हम नरेगा कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, या अगर नरेगा कार्ड में जो है प्रॉब्लम हो रही है, डिले वगैरह होता है, तो हम कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं पंचायत लेवल के थ्रू। तो ये हमारा पहला वाला आर्टिकल कंप्लीट हुआ। सो गाइस, थोड़ा सा आज ना डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा सा काम चल रहा है मेरे घर पे, तो आपको थोड़ी सी नॉइज़ आएगी, उसके लिए मैं पहले से ही आपसे सॉरी बोल रही हूँ। काफ़ी देर से मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा डिले करके मैं बनाऊँ, बट आपका फिर लेट हो जाएगा, इसीलिए मुझे इसी टाइम पे करना पड़ रहा है काम। एनीवेज, नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे इटली एंड इंडिया अ कॉमन थ्रेड इन पार्टनरशिप। तो यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, तो दोनों कंट्रीज़ के जो है कोविड को फाइट कर रही हैं, और दोनों कंट्रीज़ के पास एक यूनिक जो है अपॉर्चुनिटी है कि मल्टीलेटरल चीज़ों को, मल्टीलेटरल वर्ल्ड सेटअप को जो है मजबूत बना सकें। तो देखते हैं क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है मल्टीलेटरल सिस्टम को सपोर्ट करने की, और जिससे कि पैंडेमिक की फाइट को भी जो है रोका जा सके,
उसके साथ साथ थोड़ा जो है मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर भी क्रिएट किया जा सके। तो देखिए यहाँ ये शुरू की जो पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है, हम यहाँ से पढ़ेंगे, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक ये फाइनेंशियल बैकिंग तक ये सारा इन्होंने इटली के बारे में लिखा हुआ है। अब हम पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेंगे। आपको देखना है तो आप एक बार पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेकअवेज नहीं है। पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, इंडिया और इटली के पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंसेस क्या है। पहली चीज़ ये देखिए, फ्यूचर में हम पास्ट कोविड जो सिनेरियो शेप करेंगे उसमें हमारी एबिलिटी कि हम पब्लिक गुड्स को ग्लोबल कॉमन्स तक कैसे ले जा सकते हैं उस पर डिपेंड करेगा। मतलब ग्लोबल कॉमन क्या है, जैसे स्पेस हो गया एक ग्लोबल कॉमन है। फिर हम अगर बाकी आउटर स्पेस की बात करें, मून की बात करें, तो ये ग्लोबल कॉमन्स होते हैं। तो ग्लोबल कॉमन्स तक हम पब्लिक गुड्स को और ग्लोबल कॉमन्स को किस तरह से हम पॉलिटिकल नैरेटिव और एजेंडा में ला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इस पे हमारी लीडरशिप की एबिलिटी डिपेंड करेगी। अब देखिए, पैंडेमिक ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि प्राइवेट गुड्स, प्राइवेट ओनरशिप जो अभी तक एक सभी कंट्रीज़ का कुछ कह सकते हैं कि इंटॉक्सिकेशन था अभी तक इंडिविजुअलिज्म की तरफ, कैपिटलिज्म की तरफ, वो थोड़ा सा ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। सभी कंट्रीज़ ये रियलाइज़ कर रही हैं कि पब्लिक गुड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो इंपॉर्टेंस होगी वो पब्लिक गुड्स की इंपॉर्टेंस हो जाएगी, और दूसरा होगा यूसेज ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। ये हमारे पॉलिटिकल नैरेटिव में और पॉलिटिकल एजेंडा में दोनों चीज़ें आनी चाहिए, और जिस भी कंट्री में ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी वो कंट्री ज़्यादा अच्छे से लीड कर पाएगी पोस्ट कोविड सिनेरियो में। अब अगर हम इटली और इंडिया की बात करें तो इन दोनों के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चांस है कोऑर्डिनेट करने की बहुत आगे आने वाले टाइम में। देखिए क्यों, पहला रीज़न ये है कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करेगी इटली और इंडिया में। G20 का जो प्रेसिडेंसी है इटली की है 2021 में और इंडिया की है 2022 में। तो इसलिए इटली और इंडिया मिल करके एक जो है एजेंडा, कॉमन एजेंडा G20 का जो है सेटअप कर सकती हैं अगर ये साथ मिलके काम करें तो पहला रीज़न ये होगा। और यहाँ से G20 एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको यूटिलाइज करके एक ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ऑलरेडी वहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, और वर्ल्ड की 20 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ इसका हिस्सा है इस प्लेटफॉर्म का। तो अगर प्रेसिडेंसीज जो है एक कॉमन एजेंडा सेटअप कर दें और साथ में पुश करें यूनिलेटरल इक्विवोकली, दोनों साल में अगर सेम एजेंडा को पुश किया जाए तो वो एजेंडा जो है ज़्यादा सीमेंट हो जाएगा। इससे अपॉर्चुनिटी जो है हमारे पास है कि हम इंटरनेशनल डिस्कोर्स को अपने हिसाब से शेप कर सकें और अपनी प्रायोरिटीज़ को जो है ज़्यादा वर्ल्ड के सामने जो है बेहतर तरीके से और अनइक्विवोकली ला सकें। तो ये पहला रीज़न है जहाँ पे हम इंडिया और इटली के पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करके और मल्टीलेटरलिज्म का एजेंडा आगे फर्दर कर सकते हैं। दूसरा है कि हमारी जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, इटली भी एक क्रिएटिव कंट्री है, इंडिया भी एक क्रिएटिव कंट्री है। इटली में जो है आपका फैशन इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है, और मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो बॉलीवुड है और साथ साथ फैशन इंडस्ट्री, तो ये हमारी क्रिएटिव इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर साइंटिफिक नॉलेज दोनों कंट्रीज़ में अच्छी है, टेक्नोलॉजिकल पावर्स है दोनों के पास, और इसीलिए ये जो है रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम के प्रमोशन के लिए वर्क कर सकती हैं इन एरियाज़ में, क्रिएटिव इंडस्ट्री के एरिया में, साइंटिफिक नॉलेज के एरिया में और टेक्नोलॉजिकल एरियाज़ में। फिर साथ साथ जो है इटली और इंडिया साथ में मिल करके जस्ट ट्रेड के प्रमोशन के लिए जो है पुश कर सकती है इंटरनेशनल सिस्टम को, और इंक्लूसिव ग्रोथ और रियलाइजेशन ऑफ 2030 सस्टेनेबल गोल एजेंडा, इसके लिए इंडिया और इटली मिलकर काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, मल्टीलेटरल सिस्टम का जो है सहयोग के लिए जो है एक दूसरे का साथ देना होगा, और कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना होगा जहां हम दोनों, मतलब इंडिया और इटली, ये चीज़ तय कर ले कि हमें मल्टीलेटरल सिस्टम जो है आगे बनाना है, और ये है हमारे जो है पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक हिस्सा होना चाहिए। साथ साथ हमारी नोवल कोरोना वायरस की बैटल में भी ये एक बड़ा जो है हिस्सेदारी इसकी होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीलेटरलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़, नोवल कोरोना वायरस ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है मल्टीलेटरलिज्म को ग्रो करने की। हम जो है कंबाइंड एफर्ट से वैक्सीन बनाएं, कंबाइंड एफर्ट से जो है हम ट्रायल्स करें, एक दूसरे की हम जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उसमें मदद करें। तो यहाँ से हम एक जो है बेस बना सकते हैं, फाउंडेशन बना सकते हैं मल्टीलेटरल सपोर्ट की। इसमें हम इटली, अब जब हम कोरोना वायरस की फ़ाइट कर रहे हैं तब हमें जो है क्लाइमेट चेंज वाली जो एक मुद्दा है उसके बारे में भूलना नहीं चाहिए,
और इटली जो है 26 सेशन ऑफ COP होल्ड करेगा 2021 में, और ये यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलके होल्ड करेगा। इंडिया एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है क्लाइमेट चेंज की फाइट में और एक बहुत रिस्पॉन्सिबल प्लेयर भी है। तो इसीलिए इंडिया अगेन इटली के साथ यहाँ पे COP 26 में भी साथ निभा करके, दूसरा अपॉर्चुनिटी ये है COP 26 में इंडिया और इटली साथ मिल करके और एक क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट रेजिलिएंट इन मल्टीलेटरल स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। और बहुत सारी कंट्रीज जैसे USA जो क्लाइमेट चेंज से अब उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग दिया, उनको पुश कर सकते हैं कि वो क्लाइमेट चेंज की तरफ रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। नटशेल में अगर बात करें तो बायलेटरल और मल्टीलेटरल लेवल पे इंडिया और इटली के बीच में बहुत सारी एरियाज़ हैं जहाँ पे डायलॉग किया जा सकता है। इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को बेस बना के हम इस क्राइसिस से जो है उबर सकते हैं, और फिर इनोवेशन को, नए आइडियाज़ को जनरेट करके, नए प्रोसेसेस को जनरेट करके, सस्टेनेबिलिटी को जो है बेस बना करके हम आगे जो है अपना जो शेयर्ड एजेंडा है उसको पुश कर सकते हैं। और मल्टीलेटरल एजेंसीज को भी एक रिस्पॉन्सिव जो बिहेवियर होना चाहिए उसकी तरफ हम जो है पुश कर सकते हैं। देखिए इटली सबसे ज़्यादा बुरी तरह से अफेक्ट हुई है इस पैंडेमिक में, और इंडिया में भी बहुत तेज़ी से जो है वायरस की संख्या जो वायरस अफेक्टेड पीपल हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में हम दोनों कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं। लॉकडाउन्स हमारे बहुत लंबे चले हैं, इकोनॉमिक हमें सफरिंग हो रही है, और ये सारी सफरिंग्स की एक वजह है कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने क्लाइमेट के साथ, अपने क्लाइमेट के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, एनवायरनमेंट के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। तो आगे जो है मल्टीलेटरल एजेंडा में हम हमेशा क्लाइमेट और क्लाइमेट रिलेटेड, एनवायरनमेंट रिलेटेड सर्विसेज को एक बेस बना करके और तब एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। और इसके लिए हम मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीलेटरल ट्रेड फोरम्स को, लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को साथ में लाके मल्टीलेटरल ट्रेड फोरम्स बना सकते हैं, जहाँ पे हम ये एक इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर क्रिएट करें कि हमारी जो है एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, जिससे कि दोबारा इस तरह के पैंडमिक से हम दोनों कंट्रीज़ को और पूरे वर्ल्ड को जो है ये प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। तो ये हमें सेकंड वाले आर्टिकल से ये हमारे टेक अवेज होंगे। अब दो छोटे जो आपके एडिटोरियल्स आए हैं वो और देख लेते हैं। पेरिलियस स्टेट, यहाँ पे स्टेट ऑफ फिनेंस जो है हम काफ़ी दिन से देख रहे थे, तो द हिंदू ने सभी स्टेट्स के फिनेंशियल स्ट्रक्चर को स्टडी करके ये उसके ऊपर एडिटोरियल लिखा है कि सभी स्टेट के जो फिनेंस है वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं इस वक्त। किसी भी स्टेट में जो फिनेंस की कंडीशन अच्छी नहीं है। कोविड की वजह से तीन जो है प्रॉब्लम्स आई हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है कि स्टेट का अपना जो रेवेन्यू का सोर्स है, जैसे कि लिक्विड सेल हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, और आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, पेट्रोलियम टैक्स हो गया, ये ख़त्म हो गया है। तो यहाँ से स्टेट के पास कमी आई है। दूसरा जो रेवेन्यू का सोर्स सूखा है स्टेट्स का, वो है कि उनका जो एक्सपेंडिचर है इंटरेस्ट का पेमेंट का, फिर आपका सोशल सेक्टर स्कीम पे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बढ़ गए हैं, और सैलरीज वगैरह अनचेंज्ड हैं। और तीसरा जो है उनको कहा जा रहा है कि वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करें। तो इसलिए तीन जो है प्रॉब्लम्स आई हैं जिससे स्टेट की फाइनेंसेस बहुत बुरी तरह से ख़राब हैं। और उसके अलावा उनको जो है मेजरिंग, कोविड की मेजरिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, क्वारंटाइनिंग फैसिलिटी, इस सब के लिए उनको खुद ही पैसा खर्च करना है, और इसीलिए ये एक प्रॉब्लम आ रही है स्टेट्स के सामने। इसीलिए आप देखेंगे जो अमीर, तो कई ऐसे में जो बड़े स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन्होंने अपनी डेस्परेशन में क्या किया, इन्होंने जो है लिक्विड सेल्स को अलाउ कर दिया। और वहाँ पे लिक्विड सेल्स के आउटलेट पे हमने देखा है कि इस तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को लोग तोड़ रहे हैं। तो इस नॉर्म को तोड़ने की वजह से क्या हो सकता है कि फ्रेश इन्फेक्शन दोबारा चालू हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और सेंटर भी इतना फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि वो स्टेट्स को मदद कर सके। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, बर्डन ये है कि सेंटर जो है रिसोर्सेज को फाइंड करे और इमिडिएटली जो भी ड्यूज़ हैं GST के उनको रिलीज़ कर दे, जिससे कि स्टेट की जो एक प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी सॉल्व हो सकती है। उसके अलावा फिस्कल जो अब हमारे सामने जो एक सॉल्यूशन बचा है वो यही बचा है कि जो फिस्कल डेफिसिट के लेवल हैं स्टेट के लिए FRBM एक्ट के थ्रू उनको थोड़ा सा रिलीज़ करना पड़ेगा। 3% तक वो बोरो कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके 4.5% तक कर देना चाहिए, जिससे कि स्टेट अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बोरोइंग के थ्रू जो है मजबूत कर सकें, और स्टेट्स एटलीस्ट बोरो कर सकें। उसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी रीस्टार्ट करने के लिए सेंटर को पूरी छूट देनी चाहिए स्टेट्स को, कि स्टेट्स को जैसा ठीक लगे वैसे अपने असेसमेंट पे वो अपने हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी को रीस्टार्ट कर दें। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के मामले में स्टेट्स को थोड़ा सा लीवे देते हैं, थोड़ी सी वो देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं,
तो उनका फिनेंशियल स्ट्रेस कम हो जाएगा और उनके साथ साथ सेंटर का भी जो फिनेंशियल स्ट्रेस है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है इनडेलिकेट इम्बेलेंस का। तो यहाँ पे एक कल सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे कुछ एक लॉयर जो आपकी जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, इन्होंने एक अर्जी डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो 2G कनेक्शन की होने की वजह से वो लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और ये राइट टू ऑक्यूपेशन के बियॉन्ड खिलाफ जाता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन करने से मना कर दिया है। तो इसी बारे में ये आर्टिकल दिया गया है। अब इस आर्टिकल की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ मैं आइडियोलॉजिकली एग्री नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूंगी, बस मैं फैक्ट्स बताऊंगी आपको। बाकी आपको ये आपके ऊपर है कि इसको आप किस तरह से जस्टिफाई करें, ये आपके ऊपर है। पहली चीज़ देखिए, आर्टिकल 32 के तहत कोई भी पर्सन अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये जो राइट टू ऑक्यूपेशन है ये आपका 19(1) के तहत एक फंडामेंटल राइट है और इसीलिए आर्टिकल 19(1) को लोग जो है इम्प्लीमेंट कराने के लिए आर्टिकल 32 को यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो ये हमारा जो है एक जुडिशियल फैक्ट हो गया। जजमेंट में क्या आया है, जजमेंट ने क्या कोशिश की है, जजमेंट ने एक बैलेंस सी करने की कोशिश की है राइट्स के और नेशनल सिक्योरिटी के बीच में। तो अब कुछ लोग कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल में जो भी एडिटर्स हैं उन्होंने ह्यूमन राइट्स को जो है ऊपर रखा है, नेशनल सिक्योरिटी को नीचे रखा है। मतलब उन्होंने कहा है कि राइट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन नेशनल सिक्योरिटी। अब मेरा मानना ये है कि नेशनल सिक्योरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन राइट्स। तो इसीलिए मैं इसके जो आर्टिकल है इसकी बहुत ज़्यादा चीज़ों से एग्री नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ों को नहीं पढ़ूंगी, बट जो इसमें फैक्ट्स हैं वो मैं आपको सीधे सीधे बताऊंगी। तो आपका जो जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू था, वहाँ पे एक पिछला अनुराधा भसीन वाला एक केस हुआ था, पिछले आई थिंक मार्च के आसपास हुआ था। वहाँ पे कोर्ट ने ये एस्टैब्लिश किया था, 3 जज बेंच बैठी थी और उसने ये एस्टैब्लिश किया था कि आप राइट्स को रोक तो कर्टेल तो कर सकते हो, पर प्रोपोर्शनैलिटी का डॉक्ट्रिन आपको फॉलो करना है। मतलब कि जितना डैमेज होगा उसी के प्रोपोर्शन में आप राइट को कर्टेल कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हानि नहीं है तो राइट को बहुत ज़्यादा आप कर्टेल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का एक हमने सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा डॉक्ट्रिन सेटअप किया था। बट अभी अगर हम प्रेजेंट केस में देखें तो कहीं ना कहीं ये मानना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो नहीं किया जा रहा है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने और साथ साथ सेंटर ने 2 दलीलें दी थी। उन्होंने कहा था कि पहली चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा जो लिमिट होगी, अगर हम डेटा स्पीड अच्छी हाई कर देते हैं तो उससे टेररिस्ट जो है मिसयूज़ करके पीस और ट्रैंक्विलिटी को ख़राब करेंगे। ये हमने कई बार देखा है कि टेररिस्ट जो है वहाँ से इक्विप्ड आते हैं और टेररिस्ट कोई भी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपस में कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी हम प्रोवाइड कर देते हैं अभी फ़िलहाल, और जहाँ पे इंसिडेंसेस देखिए ये टाइम ऐसा होता है जुलाई से सितंबर तक का टाइम, जब बहुत ज़्यादा जो LOC की जो प्रॉब्लम को पार करके टेररिस्ट को POK से इंडिया में भेजा जाता है क्योंकि इस टाइम बर्फ़ नहीं है तो रूट्स क्लियर हैं। और इस टाइम आप हर साल आप देखिएगा हमेशा टेररिज्म एक्टिविटीज़ इन दिनों में बढ़ जाती हैं। और ऐसे में अगर हम इसको रिस्टोर करते हैं, अगर 4G स्पीड को रिस्टोर कर देते हैं तो उससे पीस को जो है खतरा हो सकता है, ट्रैंक्विलिटी जो है थोड़ी सी खतरा हो सकता है। दूसरा जो सेंटर ने दिया था और जो भी सेंटर ने दलील दी थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना, वो दलील ये है कि इंसिडेंट्स जो है टेररिज्म के काफ़ी बड़े हैं। 108 इंसिडेंट्स हुए हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, और स्पेसिफिकली जो हांदवाड़ा वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद एक सेंटर और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी ये चांस नहीं लेना चाहता। मान लीजिए कोई इससे बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट हो जाता है और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को कटघरे में खड़ा पाएगा कि आपने ही अलाउ कर दिया था 4G की कनेक्टिविटी को, अगर आप नहीं करते तो अच्छे से ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी बहुत कॉशियसली यहाँ पे डील कर रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसीलिए इसको सेंटर की ये दोनों दलील मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल सिक्योरिटी को सर्वोपरि रखते हुए नेशनल राइट्स को एनफोर्स करने की नहीं कोशिश की है और ये कहा है कि वो इंटरवीन नहीं करेंगे। जैसा सेंटर को अच्छा लगे, 2G देना चाहता है 2G दे, और जब सेंटर को सही लगेगा तब वो 4G की कनेक्टिविटी वहाँ पे रिस्टोर कर देगा। अब एक क्वेश्चन जो इसमें कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा, जो सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए था वो ये था कि क्या आपके मतलब ये आपने पूरा सारी जो सिक्योरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है ना आप जम्मू एंड कश्मीर की, तो आप देखिए जहाँ पे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो एक मैक्सिमम जो सिक्योरिटी एरियाज़ हैं।
तो इसलिए उन मैक्सिमम सिक्योरिटी एरियाज़ में आप स्नैप कर दीजिए 2G कनेक्शंस को। बाकी सारे ब्लैंकेट बैन लगाने का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में पूछना चाहिए था, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो ये चीज़ के साथ मैं भी इस आर्टिकल में एग्री करती हूँ। अब एक डेलिकेट बैलेंसिंग होनी चाहिए कोर्ट में राइट्स और नेशनल सिक्योरिटी के बीच में, और जब डेलिकेट बैलेंसिंग नहीं होती है तो फिर कोई भी बैलेंस नहीं रह जाता, फिर जो है वन साइडेड वन डायमेंशनल चीज़ें जो है की जाती हैं। तो इतना ही हमें आज पढ़ना है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।